हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गोल्ड वीकली एनालिसिस में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और आज के वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसकी वजह ये है कि एनएफपी आ रहा है इस वीक में और पीएमआई का वीक है। दो रेट कट नज़र आ रहे हैं इस वीक में। वो कौन कौन से रेट कट हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास गोल्ड में, सिल्वर में, ऑयल में, वो सारी इंशाल्लाह इसी वीक में आपके साथ शेयर करूँगा। हम इस दफ़ा इंशाल्लाह गोल्ड को टेक्निकली, फंडामेंटली और सेंटिमेंटली देखेंगे कि गोल्ड में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या गोल्ड क्रैश होने के लिए तैयार है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज ज़हील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। वेलकम बैक गाइस। अब हम चलते हैं कैलेंडर इवेंट्स की तरफ और जानते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैलेंडर इवेंट्स रहेंगे और कौन कौन सी न्यूज़ के वक्त हमें होशियार रहना है और ट्रेडिंग को संभाल के करना है। तो इस वीक में सबसे पहली जो अपडेट है वो है सैटरडे 1 जून 2023 की, और उसमें FOMC के एक मेंबर बोस्टिक बात करेंगे, लेकिन मार्केट बंद होगी तो उनकी जो बात का असर है वो इतना ज़्यादा इमीडिएट नहीं आएगा। मार्केट जब ओपन होगी तब हम देखेंगे। संडे को ओपेक की मीटिंग है, यानी कि 2 जून 2024 को। इसमें वो ये डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, क्या हमने सप्लाई को कट करना है या फिर सप्लाई को बढ़ाना है, तो वो ये देखेंगे, डिसाइड करेंगे। तो ये भी संडे को इवेंट है तो इसका भी इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट आएगा मंडे में जब मार्केट ओपन होगी, और मार्केट ओपन होगी 3 जून 2023 को। न्यूजीलैंड का बैंक हॉलीडे है, इसको तो छोड़ दें, इग्नोर करें। और यूरो की PMI के डाटाज हैं। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता दूं, इसको PMI का वीक कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि अगर आप देखें फाइनल PMI, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, स्पेंडिंग, और यूरो के जितने भी कैड के PMIs हैं, फिर GBP के PMI हैं, यूरो के PMIs हैं, तो इसलिए चाइना का भी PMI है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको PMI का डे कह लें आप तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 3 जून 2024 PMI का डे है हर लिहाज से, कैड, CHF, यूरो, GBP और USD एज वेल। ठीक है। तो दूसरी अच्छी बात यह है कि मंडे को ही हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं और तगड़ी स्टार्ट हो रही हैं। तो मंडे इज़ अ फन डे होने वाला है आपके लिए, और मंडे को एक अच्छी और तगड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। और क्योंकि बोस्टिक भी बात करेगा हफ्ते को और ओपेक की मीटिंग है, तो इसलिए आपको गैप्स भी मिल सकते हैं मंडे ओपनिंग में। उसकी एक और वजह यह भी है कि मई की कैंडल क्लोज हो रही है पूरा महीना, तो जब जून में मार्केट ओपन होगी तो उसके अंदर भी आपको गैप शायद देखने को मिले। 4 जून 2023 यानी कि ट्यूसडे वाला दिन, इसमें हमारे पास CHF की CPI का डाटा है, इम्पोर्टेड जो है। वैसे तो डाटा काफ़ी ज़्यादा है। USD के लोड्स जो ओपनिंग है, और इसके अलावा फॉरेक्स फैक्ट्री ऑर्डर है, और एक दो छोटे मोटे डाटाज हैं, लेकिन मेन जो डाटा है वो बुध को ही है, यानी कि 5 जून को। इसमें ऑस्ट्रेलिया का डाटा है, GDP का क्वार्टर बाय क्वार्टर का, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। USD का ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा कैड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि उन्होंने अपना बैंक का ऑफिशियली रेट डिसाइड करना है कि हमने शरह सूद को बढ़ाना है या कम करना है या पास रखना है। तो यहाँ पे इनका 5% है शरह सूद राइट नाउ, और ये 25 बेसिक्स पॉइंट का कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैड वाले। तो ये कैड का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है बुध वाले दिन। तो बुध वाले दिन इंशाल्लाह हम लाइव रहेंगे और इस ट्रेड को हम लाइव देखेंगे। तो ये ओवरऑल रेट, बैंक स्टेटमेंट, फाइनल सर्विसेज, PMI, ये सारा कुछ डाटा है। तो PMI के डाटा तो थ्रू द वीक चलते रहेंगे। USD का एक इम्पोर्टेंट डाटा है
ISM सर्विसेज PMI, फाइनल सर्विसेज PMI और कैट की उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एंड लास्ट में क्रूड ऑयल का डाटा है, इन्वेंट्रीज का जो ओपेक डिसाइड करेगा उसके बाद जो इन्वेंट्रीज होंगी उसका ये डाटा है। अगर हम जुमेरात की बात करें तो जुमेरात का जो इम्पोर्टेंट डे है वो यूरोप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे हो रहता है, क्योंकि यूरो का रेट डिसीजन है बैंक का। उनका 4.50 शरह सूद इस टाइम चल रहा है, जो कि 25 बेसिक्स पॉइंट का वो भी कट देख रहे हैं, तो 4.25 हो जाएगा। सो एक दिन आप कैट का देखेंगे, अगले दिन आप यूरो का देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक है जी। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही है। डॉलर के हवाले से भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आपको पता है जुमेरात को होते हैं, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, और यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनेंगे, और कैट के PMI का डाटा है। तो इस वीक में अभी तक जो मुझे समझ आई है, डॉलर, यूरो, कैड, ये 3 हॉट पेयर मुझे इस वीक में नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर तगड़ा पैसा बन सकता है। नेचुरल गैस की स्टोरेज का डाटा है, और जुमे वाला दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे होने वाला है, क्योंकि जुमे वाले दिन क्या होता है जी, जुमे वाले दिन NFP का डाटा है। हर मंथ के स्टार्ट में जो पहला फ्राइडे होता है उसके अंदर होता है NFP, और ये तो परफेक्ट फ्राइडे है, यानी कि वीक स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से, और जनाबे वाली आपका जो फ्राइडे है वो 7 तारीख को आ रहा है, 7 जून को, तो इट्स वेरी परफेक्ट इन्वायरमेंट। एनी हो, कैनेडियन डॉलर का एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कैड का हर जुमे वाले दिन होता ही है, और उसके बाद USD के 3 इंपॉर्टेंट डाटा जिनमें एवरेज आर्ली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, NFP, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है, और यूरो का भी एक डाटा है, और कंज्यूमर क्रेडिट मंथ बाय मंथ ये भी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये फुल वीक ज़बरदस्त है, न्यूज़ से भरा हुआ है, और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमें इस वीक में ट्रेड करने का। सो गेट रेडी, तैयार हो जाएं। इसमें छोटी सी अपडेट है, ये तो सारे कैलेंडर इवेंट हैं, फंडामेंटल इवेंट कौन कौन से, जियोपॉलिटिकल इवेंट कौन कौन से हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है। तो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई टेक्निकल एनालिसिस, आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट मिस्टर इरफान फानी साहब कि वो हमें जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बारे में बताएं, क्या उस एरिया में हमें कुछ देखने की ज़रूरत है या नहीं। जी प्रोफेसर साहब। forex-ustad.com। आइए नजर डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते की अहम जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल न्यूज पर। गुज़श्ता हफ्ते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP डाटा नेगेटिव नोट हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट डाटे में इजाफे की बिना पर जॉबलेस क्लेम्स में इजाफा हुआ। जॉब मार्केट डिस्टर्ब हुई। रियल एस्टेट मार्केट डिस्टर्बेंस का शिकार हुई। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नेगेटिव नोट किए गए। आने वाले हफ्तों में नॉन फॉर्म पेरोल, PMI, CPI डाटा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन में मदद दे सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन रशिया सीज फायर डिसीजन के बावजूद यूक्रेन और रशिया में तनाजा बरकरार रहा, और आने वाले हफ्ते में यूक्रेन रशिया चपकलश में इजाफा नोट किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना के दरमियान कोल्ड वार जारी है। न्यू टेक्नोलॉजी और तिजारती मुआमलात की बिना पर आने वाले हफ्तों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना के दरमियान बड़े तनाजा जन्म ले सकते हैं। हैशटैग ऑल आइज ऑन रिफा गुज़श्ता हफ्ते ट्रेंडिंग में रहा। दुनिया की नजरें रिफा पर रहीं। इसराइल फौजों के रिफा पर मजालिम जारी रहे। निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद किया गया। अल शिफा हॉस्पिटल और रिफा में फूड कंटेनर और मेडिसिन को पहुंचने से रोक दिया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद हिजबुल्लाह, हमास, हाउसेज और शिया ग्रुप ने इसराइल पर हमले जारी रखे। रेड सी में तनाजा जूं के तूं बरकरार। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फोर्सेस ने रेड सी में हाउसेज के ठिकानों को निशाना बनाया। ह्यूमन एक्टिविस्ट इसराइल के खिलाफ मुजाहरे जारी रखने का ऐलान। आने वाले हफ्ते में मुजाहरों में तेजी नोट की जा सकेगी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया ईरान इसराइल तनाजा, यूक्रेन रशिया तनाजा, पैलेस्टीन
चीन इसराइल तनाज़ा तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारे हैं और आने वाले हफ्तों में इन तनाज़ात में मजीद तेजी नोट की जा सकेगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया तनाज़ात का इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट पर सिर्फ 10 से 15% तक नोट किया जा सकता है। गुज़श्ता हफ्तों के इकोनॉमिक डेटास की बिना पर डॉलर प्रेशर में रहा। कोरिलेशन कॉन्सेप्ट की बिना पर गोल्ड को अपवर्ड फ्लाइट पे जाना था, लेकिन स्मार्ट मनी इन्वेस्टर डिसीजंस की बिना पर गोल्ड में वॉल्यूम इनिशियली स्क्वीज हुआ और गोल्ड में थर्सडे और फ्राइडे को डाउनवर्ड ट्रेंड नोट किया गया। आने वाले हफ्तों में फाइनेंशियल इन्वेस्टर 2327 और 2325 से अच्छा बाय तलाश करके तगड़ा पैसा बना सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस की तरफ। डॉलर इंडेक्स की कैंडल अप्रैल के बिल्कुल ऑपोजिट बनी है। जिस तरह के अप्रैल के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट बुलिश बनी थी, कैंडल बुलिश क्लोज हुई थी, तो 100% बेरिश कैंडल बनी, उसके उलट कैंडल बनी, सेम रेप्लिका बन गई। इसको बोलते हैं ट्विज़र, यानी कि डुप्लीकेट कैंडल। लेकिन अगर ये कैंडल, ये पैटर्न यहाँ पे बनता कहीं, तो इसको हम ट्विज़र टॉप का नाम देते। अगर यही पैटर्न शायद यहाँ पे बनता या फिर यहाँ पे बनता या फिर इवन यहाँ पे भी बन जाता 100 के करीब, तो इसको हम ट्विज़र बॉटम का नाम देते, ये वाला पैटर्न। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पैटर्न बना है सेंटर में। अच्छा, सेंटर में भी बना है तो कोई मसला नहीं है। हम यूँ मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के शिकार हो रही थी और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट ली और उधर जाके ये पैटर्न बनाया और उधर से ये दोबारा बेरिश की तरफ चली जाए, तो ये भी हमारे लिए वैलिड होगा फिर उस सूरत में। लेकिन उतना नहीं जितना अगर ये ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम बन जाता तो खैर बहरहाल ये एक डुप्लीकेट कैंडल्स हैं। अप्रैल में मार्केट जितना अपसाइड पे गई, मई में उतना ही नीचे आ गई और जून में देखते हैं अब क्या ऊँट किस करवट बैठता है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जून के महीने की सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो ये होगी कि 11 दिन रह गए हैं। 12 जून को आपकी मीटिंग है FOMC की और अगला वीक यानी कि FOMC की मीटिंग का वीक होगा और उसमें वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने रेट को कट करना है, पास करना है, रेट को हाइक करना है। अभी तक जो आपके सामने परसेंटेज है वो 95.6% नो चेंज के चांसेस हैं, जबकि जुलाई के अंदर ये चांसेस बढ़ेंगे, कम होंगे, ये क्या होंगे वो हमें इस मीटिंग में देखने को मिलेगा। क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो रही है, दोबारा से महंगाई सर उठा रही है, तो उनको शायद वो जो रेट अर्ली कट करने के बारे में सोच रहे थे, शायद उनको अपना डिसीजन मज़ीद पोस्टपोन करना पड़े। सितंबर में ईद के चांसेस 54% हैं और नवंबर में 65 और दिसंबर में 85% है। चलें खैर, ये तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ। तो अगर डॉलर इंडेक्स को वो कहते हैं कि नहीं जी हमने रेट कट करना ही करना है, तो फिर तो डेफिनेटली गोल्ड डॉलर इंडेक्स गिरेगा और मार्केट जो है वो वापस नीचे आएगी। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो वीकली चार्ट अभी तक मुझे बेरिश ही दिखा रहा है और मुझे लग रहा है कि वीकली चार्ट में अभी तक बेरिश जाने की गुंजाइश मौजूद है, जबकि डेली में मार्केट एक जगह पे स्टक है। अगर मैं 10 ईयर यील्ड का देख लूँ चार्ट, तो 10 ईयर यील्ड की क्लोजिंग कोई इतनी मज़े की नहीं हुई। 10 ईयर की क्लोजिंग बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। अगर मैं वीकली की बात करूं तो वीकली में हमें एक बड़ा ज़बरदस्त एविडेंस मिला है कि जिससे हमें लग रहा है कि 10 ईयर यील्ड गिरता रहेगा मुसलसल, क्योंकि यहाँ पे उसने पैटर्न बनाया था, उसके बाद वो गिरा, अब इसने वापस अपसाइड पे गया और यहाँ पे आके ग्रेवस्टोन डोजी बनाई, जो कि इशारा कर रही है कि शायद 10 ईयर यील्ड मज़ीद नीचे गिरेगा डॉलर इंडेक्स की तरफ। तो डॉलर इंडेक्स वीकली में और डॉलर 10 ईयर यील्ड वीकली में बेरिश पैटर्न और बेरिश मोमेंटम बना रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स का और 10 ईयर यील्ड का डाउन साइड पर थोड़ा सा मूव करने का प्रोग्राम है। एनीहो, अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड का। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड के वीकली एनालिसिस कर लेते हैं जी हम। अच्छा जी, जिस तरह की मैं कैंडल चाह रहा था उतनी जालिम डोजी नहीं बनी। अगर मैं चाह रहा था कि 2308 पे कैंडल क्लोज हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा जालिम डोजी बन जाती, लेकिन उस सूरत में वो पिछली जो डोजी थी उसको इतनी रिस्पेक्ट ना मिलती। लेकिन अब अगर आप देखें
तो ये भी ट्विज़र टॉप है। क्या है? ट्विज़र टॉप। 2 हमशक्ल कैंडल्स बनी है टॉप पे, तो इसको बोलेंगे ट्विज़र टॉप। बाय ट्रेंड के एंड में 2 हमशक्ल कैंडल्स का बनना क्लियर कट बेरिश इंडिकेशन है। अच्छा, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर, थोड़ा सा बैक साइड पे आ जाओ। ये देखो, ये क्या है? 2 तलवार। मार्केट 3 वीक गिरती रही। चलो इससे थोड़ा सा पीछे और चले जाओ। ये लो जी, ये भी ट्विज़र बॉटम की तरह ही है, ट्विज़र टॉप की तरह ही है। और फिर देखिए मार्केट मुसलसल 4-5 वीक बेरिश यानी कि गिरती रही, डाउनवर्ड मार्केट मूव करती रही। तो इसी तरह का इंडिकेशन अभी हमारे पास यहाँ पे भी है। ये देखें, तो ये मंथली में बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, और ये मैं लास्ट मंथ से आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये होगा क्या? अब होने क्या जा रहा है? अब मंथली में मेरी कहानी सुन लो। मंथली में ये है कि मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट अगली कैंडल भी जो ओपन हो, यहाँ से ओपन होगी, और वो भी एक दफ़ा अपसाइड पे जाके शायद अपना पिछला हाई टेस्ट करे। तो यहाँ पे हमें इस तरह की चीज़ एक डेवलप होती दिखाई दे रही है, या फिर यहाँ पे मंथली में हैंडल शॉर्टर पैटर्न बन सकता है। तो ये 3 तलवार पैटर्न एक हमें मिल सकता है इस तरह का। अगेन सेम वही कैंडल। अगर ये ऐसा हो गया, अगर ये बन गया पैटर्न, जिसके बनने के चांसेस, ये पैटर्न बनने के चांसेस लगभग 35% है। अगर ये पैटर्न बन गया तो भाई जुलाई में गोल्ड क्रैश कर जाएगा, क्लियर कट। गोल्ड को कोई नहीं रोक सकता। फिर जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, सारा मैं अगला पूरा साल फिर मैं गोल्ड का गिरता हुआ देखूंगा। लेकिन ये एक एनालिसिस है, अगर ऐसा हुआ तो इफ एंड बट है इसमें। दूसरी चीज़ ये है, सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 में ये है कि मार्केट भाई ओपन हो, थोड़ा सा हाई लगाए, ये अपनी वीक बॉडी होगी उसकी, और वो डाउन साइड पे आ जाए, बल्कि डाउन साइड पे ही क्लोजिंग दे। ये वाला सिनेरियो पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मारोबुजो बेरिश कैंडल बन जाती है, और वो कम अज़ कम 2100 को टच करे, 2200 को टच करे, यानी कि 2205, 2210, यानी कि $100 मार्केट गिर जाए और वहाँ पे क्लोज हो 2227, 2220, 2215 के लेवल पे जुलाई के महीने में। तो इस सूरत में भी हमें अगला महीना, 6 महीने पूरे अगले मार्केट गिरती हुई दिखाई दे रही है गोल्ड की। सिनेरियो नंबर 3, जो कि हमने अपने ईयरली एनालिसिस में बता दिया था कि साल के स्टार्ट में मार्केट बाय ट्रेंड का शिकार रहेगी, और उसके बाद मार्केट एक दफ़ा डाउन आके तो इस तरह करके साइड वे रहेगी पूरा साल। तो ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं। चौथा कोई सिनेरियो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। मुझे गोल्ड टेम्परेरी तो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद वो 2400 को टच भी कर ले, 2390 को टच भी कर ले, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि गोल्ड अब मज़ीद बाय जाए। आपने प्रोफेसर इरफान साहब की सुन लिया, कोल्ड वार हर जगह पे जारी है, लेकिन कहीं पे भी डायरेक्ट जंग नहीं है, डायरेक्ट रिस्क नहीं ट्रिगर हो रहा जिस तरीके से पहले था। दुनिया आमने सामने थी और वर्ल्ड वार के हम बहुत ज़्यादा करीब थे, वर्ल्ड वार 3 के। सो अब वो कोई सिनेरियो नहीं है उस तरह का। सो इस सूरत में हमें गोल्ड को साइड वे देखना पड़ेगा, और साइड वे कहाँ पे देखना पड़ेगा? 2200 और 2300 के दरमियान, और 2200 2300 के दरमियान, 2100 और 2200 के दरमियान। अगर 2100 2200 के दरमियान हमने देखना है तो फिर मार्केट को जाहिर है एक दफ़ा डंप होना पड़ेगा, क्रैश होना पड़ेगा। तो उसी क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ जो कि जुलाई में लग सकता है। अभी ऑन द राइट वे मुझे लग रहा है कि गोल्ड शायद वापस अपसाइड पे जाए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में मुझे अभी वो वीकनेस शो हो रही है। और अगर 12 जून 2024 को FOMC की मीटिंग के दौरान वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जी अभी हमें रेट कट नहीं करने इस साल में, या इस साल के एंड में सोचेंगे, शायद अभी महंगाई बढ़ रही है तो शायद हम रेट को जो है वो
सस्टेन रखें रेट को, नो चेंज की पॉलिसी अडॉप्ट करें, जिसके चांसेस कम है क्योंकि यूरो और कैड इस वीक रेट कट कर लेगा 25 बेसिस पॉइंट का, तो उसके लिए उसके बाद अमेरिका पे भी ये प्रेशर जाएगा कि वो भी शायद रेट कट करें। अगर अमेरिका रेट कट करता है तो वो डविश टून होगी डॉलर इंडेक्स के लिए, जिससे गोल्ड को मज़ीद सपोर्ट मिलेगी अपसाइड पे जाने की और शायद वो अपना ऑल टाइम हाई दोबारा ब्रेक कर दे। तो देयर इज़ अ चांसेस, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ चांसेस कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होने के चांसेस इमीडिएटली नहीं है। उसकी वजह क्या है कि अभी वो मेरे ख्याल से नो चेंज की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, जो कि डॉलर के लिए एक न्यूट्रल टून होगी और डॉलर जो है वो नेचुरल मूव करेगा फिर, क्योंकि रेट को अगर हाइक करने की बात करें तो वो डॉलर के लिए बुलिश टून है, अगर रेट को कट करने के लिए बात करें तो वो डॉलर के लिए बेरिश टून है। और अगर नो चेंज की पॉलिसी को वो सस्टेन करते हैं तो फिर डॉलर उससे थोड़ा सा मजबूत ही होगा या नेचुरल मूव करेगा, इंडिकेटर बेस चला जाएगा डॉलर। इंडिकेटर कौन से है? जीडीपी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इनकम का, फिर उसके बाद आपकी पीएमआईज का, लाइक दैट। सो ये मंथली के अंदर हमारे पास बड़े खूबसूरत पैटर्न है और मंथली में हमें नज़र आ रहा है कि बड़ी अच्छी मूव मिलने वाली है। अच्छा, आपके लिए यहाँ पे मूव क्या है मंथली में? ये है कि मुझे लग रहा है कि शायद अब मार्केट थोड़ा सा हमें डराने धमकाने के लिए ऊपर जाए, तो जितना ऊपर जाए मार्केट आप सेल की पैटर्न बनाओ, जिस तरह कि मैं आपको पिछले 3-4 वीक से मुसलसल बोल रहा हूँ और 2 मंथ से मुसलसल बोल रहा हूँ। तो ये बड़ी शानदार आपके लिए सेल की एंट्रीज आपका वेट कर रही हैं और वो ऑल टाइम हाईज हैं ये यहाँ पे। चलो जी, ये तो डॉलर गोल्ड का हो गया मंथली एनालिसिस। अब आ जाओ वीकली, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का वीकली अभी भी गड़बड़ है। वीकली के अंदर मार्केट ने बहुत ही पुअर कैंडल बनाई है, ये देखें, मतलब कि पिछली कैंडल के मुकाबले में 25% कैंडल बनाई है वीकली के अंदर, लेकिन बनाई बैरिश ही है। तो यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट कुछ ना कुछ ड्रामे करेगी। अच्छा, यहाँ पे एक और स्टोरी भी डेवलप हो रही है, वो ये हो रही है कि मार्केट साइडवे पे ऑलरेडी चली गई हुई है, ये देखें बॉक्स बना हुआ। तो मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं कर देती तो खुल के डाउन साइड पे नहीं आएगी। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट के डाउन साइड पे ब्रेकआउट करने का वेट करने की बजाय आप लोग इस पॉलिसी पे क्यों नहीं करते ट्रेड? कौन सी पॉलिसी? ये वाली पॉलिसी। मार्केट जब अप साइड पे मूव करे आप सेल करें, तो ये आपका सेलिंग जोन बन चुका हुआ है, अब हॉट सेलिंग जोन। तो आप इस पॉलिसी पे ट्रेड करें कि ये मेरा सेलिंग जोन है, ये मेरा बाइंग जोन है, तो मैं स्कैल्पिंग करूँगा। अब गो के बाय की ट्रेड अभी मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है बाय। जिस तरह हमने गोल्ड को अल्हम्दुलिल्लाह बाय भी करवाया, सेल भी करवाया, थ्रू आउट द वीक हमने ट्रेड करवाई। तो आप इसके दरमियान बाय सेल करो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी रेदर देन आप वेट कर लोगे यार मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करूँगा। तो ये वीकली चार्ट भी है और बड़े मज़े का चार्ट है और बड़ी मज़े की अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, तो इसके ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा हमें। आओ अब डेली की तरफ चलते हैं। जो वीकली में मैंने पैटर्न बनाया वो देखें, वीकली डेली के अंदर मार्केट उसी के अंदर है, लेकिन हम इसको जो है ना थोड़े अरसे के लिए गायब करते हैं और इसको वीकली में ही रहने देते हैं और हम खुद जो है ना डेली पे नई दुनिया बसाते हैं। और डेली पे नई दुनिया ऑलरेडी बसी हुई है। मैंने स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट जोन ऑलरेडी बनाया हुआ था और थ्रू आउट द वीक में इसके दरमियान ट्रेड करके प्रॉफिट करवाता रहा हूँ। यहाँ से मैंने बाय करवाया, यहाँ से सेल करवा दिया, फिर यहाँ से बाय करवा दिया, यहाँ से सेल करवा दिया। तो हम थ्रू आउट द वीक बाय सेल ट्रेड करते रहे। अच्छा, जुलाई के बाद ख़ास तौर पे, अभी तो जून आ गया है, उसके बाद जुलाई आएगा। जुलाई के बाद ख़ास तौर पे मैं बाय भी करूंगा और सेल भी करूंगा, क्योंकि मार्केट साइड में रहेगी। हमने गोल्ड के ईयरली फोरकास्ट में बता दिया था आपको, जब मार्केट साइड में रहेगी तो फिर हम ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटजी पे काम नहीं कर सकते, हम लंबे अरसे के लिए बाय एंड सेल साइड पे नहीं बैठ सकते। और यूएस में इलेक्शन होगा, तगड़ी मूव होगी, लेकिन बाय और सेल साइड दोनों साइड होगी। तो मैं आपको एक साइड पे फंसा के नहीं रखूँगा, नहीं हमने बाय करना है, नहीं हमने सेल ही करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी आपने को तो कहा था बाय होगा, तो फिर आप कह रहे हैं सेल होगा। भाई आपको कट्टर नहीं बनना, आपको दहशतगर्द नहीं बनना कि मैं ही ठीक हूँ, मैं खुद कुछ बम्बार नहीं बनना। आपने हमेशा सॉफ्ट पर्सन रहना है और अपने आप को किसी भी हालात में डालने के लिए तैयार रहना है। मैं बाय भी करूँगा, मैं सेल करूँगा, मैं अपॉर्चुनिटी का सगा हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए।
बाय और सेल से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना बाय मेरी फेवर होगी ना सेल मेरी फेवर होगी, मेरी फेवर होगी अपॉर्चुनिटी। जिस साइड पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उस साइड पे ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करूंगा। दैट इज ओनली माय पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। ये नहीं कि नहीं सर ने कह दिया तो बाय करना है, हमने बाय करना, तो वो वाली चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, स्पेशली गोल्ड में आने वाले लास्ट ईयर के स्पेल में। तो अभी तो ये सेकंड क्वार्टर चल रहा है, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आपको साइडवे ट्रेड करनी पड़ेगी स्पेशली। सो यहाँ पे अब मुझे मेरी जो सपोर्ट है उसका ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, और यहाँ पे शायद मार्केट आपको रिटेस्ट करने के लिए 2345, 2340 या 2360 को दोबारा टच करें, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर पके सेलर बनेंगे। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे, गोल्ड की भी। ओवरऑल अगर मैं अपने समराइज़ करूँ गोल्ड वीकली एनालिसिस को, तो मुझे गोल्ड सेल में नज़र आ रहा है, क्योंकि मंथली में 2 तलवार बनी हुई हैं, वीकली में अच्छा तगड़ा सेल बना हुआ है, डेली में सेल के कई पैटर्न है, एक नहीं। ये देखो ज़रा, ये भी इंडिकेशन कर रहा है मार्केट नीचे ही आनी है, और फिर मार्केट में इस तरह के कई और पैटर्न्स इससे पहले भी बन चुके थे, जिस तरह के ये देखें, ये एंड ये, तो ये एक डबल टॉप भी है, उधर से भी मार्केट गिर रही है, और शायद मार्केट यहाँ पे थर्ड शोल्डर क्रिएट करेंगे, सेकंड शोल्डर क्रिएट करने के लिए अब थर्ड पे जाए। वो अभी इस वीक में जाती हुई नज़र नहीं आ रही, वो शायद अगले वीक में जाए। तो जब एक हेल्डर शोल्डर पैटर्न बन जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से सेल कर पाएंगे। हेल्डर शोल्डर पैटर्न कैसा होता है, किस तरह बनता है, किससे फॉर्म करता है, उसके लिए वीडियोस भी है मेरे चैनल पे, और मैं इसको फिजिकल भी आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मेरी वर्कशॉप अटेंड करो, 1 डे बूट कैंप है, ट्रेडिंग बूट कैंप है, जो हमने ईद की छुट्टियों को कीमती बनाने के लिए रखा है। ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद 23 जून 2024 को गुजरावाला में 1 डे ट्रेडिंग बूट कैंप होने जा रहा है। उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो उसमें मैं आपको फिज़िकल ये चीज़ें करके दिखा दूंगा, और इंशाल्लाह इस दफ़ा ये बूट कैंप के अंदर आपको बड़ी ज़्यादा स्पेशल चीज़ें मिलेंगी, जो कि आपको मंथली आपकी अर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लें। सेकंड ये है कि यहाँ पे भी आपको तगड़ी एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, एक सपोर्ट ये भी पड़ी हुई है हमारी, दिस वन। तो मार्केट यहाँ पे भी आके ब्रेक लगा सकती है, जिससे जो मार्केट ने पहले भी लगाई हुई है 2280, 2290, तो उधर से भी मार्केट रिटर्न ले सकती है। तो हमें हर सूरत के लिए तैयार रहना है मार्केट में। और अभी जब तक वो वीकली वाला जो हमारा ट्रायंगल है, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं हो जाती, तब तक हम किसी साइड पे परमानेंट नहीं बैठ सकते। और रिमेनिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर इज़ नॉट फॉर द ट्रेंडिंग ट्रेड। वो जितना मार्केट ने हाई लगाना है वो जून के महीने में लगा लेना है, और उसके बाद मार्केट फिर पूरा साल साइडवे ट्रेंड को फॉलो करेगी। तो आपने भी बाय एंड सेल के लिए तैयार रहना है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप सुबह जब एनालिसिस करते हो तो शाम तक के ट्रेड को फाइनलाइज कर लेते हो कि मैंने शाम को ये ट्रेड करनी है। तो हम भी अपनी मॉर्निंग की स्ट्रीम में बता देते हैं कि आज हमारा ये प्लान है कि हमने यहाँ से बाय करवाना है और यहाँ से हमने रुक जाना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो मॉर्निंग की स्ट्रीम आप लोग लाजमी अटेंड किया करें, ताकि आप अच्छे लेवल और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकले ना। बाकी अगर आपने गोल्ड को लंबे अरसे के लिए सेल करना है तो 2395, 2400, 2410 दीज आर दी लेवल्स जहां से आप इसको लंबे अरसे के लिए सेल साइड पे बैठ सकते हैं। और अगर आपने इसको टेम्परेरी बाय करना है तो वो 2290 मार्केट अगेन जब टच करेगी तो फिर आप बाय कर सकते हैं। आई होप सारा कुछ आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में भी राय का इज़हार किया करें, मैं सारे कमेंट खुद पढ़ता हूँ और ख़ुद रिप्लाई करता हूँ। अब बढ़ते हैं शकील साहब की तरफ और जानते हैं एसएमसी क्या कहती है, कि एसएमसी के मुताबिक कौन कौन से बाइंग और कौन कौन से सेलिंग लेवल हैं इस वीक में। बहुत शुक्रिया राहील भाई, आपने मुझे मौका दिया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से मैं ताकि देख सकूं चार्ट को कि हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। तो जो लास्ट वीक गुजरा है ना मेरा, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट गुजरा है। उसकी वजह ये थी कि जो H4 के अंदर स्ट्रक्चर था वो मुझे बाय बता रहा था, H1 का स्ट्रक्चर मुझे बाय बता रहा था, लेकिन M15 M5 का स्ट्रक्चर मुझे सेल बता रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने M1 के चार्ट के लिहाज से जो M1 के ब्लॉक्स थे वहाँ से बाय किया, M15 के ऑर्डर ब्लॉक्स हमने सेल किया। तो
बड़े ज़बरदस्त सेटअप निकले हैं लास्ट, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट था क्योंकि जब ट्रेंड कंसोलिडेशन के ऊपर हो और किसी एक तरफ ना हो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ट्रेड्स को निकालना। तो अब जिस तरह हमें नज़र आ रहा है H4 के अंदर, चार्ट के अंदर, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैब किया, इसके टैब के ऊपर भी हमने बाय किया था, अपने टीपी हिट करवाए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लास्ट हमारे पास 2324 के ऊपर चार्ट नज़र आ रहा है आपको, 2324 के ऊपर भी हमने इसको बाय किया यहाँ से। तो यहाँ से भी हमने लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर बाय करके इससे अर्निंग ली। लेकिन अब मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में मुझे क्या नज़र आ रहा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के वाले से। सबसे पहले तो जो हमारे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था वो 2431 पर था। उसके बाद इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, हायर हाई हमारा 2400 तकरीबन 50 के ऊपर कन्फर्म हुआ। हायर लो अभी तक हमारे पास 2778 2775 के लेवल के ऊपर है। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक टैब हुआ, अभी तक उस तरह की कन्फर्मेशन ही, जस्ट कंसोलिडेशन हुई है, लिक्विडिटी स्वीप हुई, बाय किया। अब इसी ब्लॉक, अगर H4 का ये वाला ब्लॉक हमारा हिट होता है, अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, अगर इस जो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है ये टूटता नहीं है, मार्केट इसे क्रॉस नहीं करती, फिर तो वैलिड हो सकता है। लेकिन अभी हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो मज़ीद तस्वीर हमें क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। H4 के ऊपर हम बाय के लिए जो नया टारगेट है ना हमारे पास, वो 2300 का लेवल है, अपने 2300 से बाय करना है। नेक्स्ट H4 हमें बता रहा है एक चीज़, दूसरी चीज़ बता रहा है कि अगर यहाँ पे ही हमें लिक्विडिटी स्वीप दोबारा पे यहाँ पे बाय कन्फर्मेशन हो जाती है, हमें यहाँ से भी मज़ीद अभी बाय में रहना है जब तक कि लास्ट सपोर्ट लेवल क्रॉस हो के इसकी सेल में कन्फर्मेशन हो जाए। फिर हम सेल में कहाँ तक बैठेंगे, 2300 तक, मिनिमम हम 2300 तक इसके ऊपर सेल में बैठेंगे। एक चीज़, एक तस्वीर क्लियर होगी H4 की। और जब हमारा 2300 के ऊपर हम बाय करेंगे तो हमारा TP 1 2 3 4 ये लास्ट हमारी टारगेट होगा तो 2450 ही होगा। अब मैं आ जाऊँगा स्ट्रक्चर H1 का। तो H1 के स्ट्रक्चर के ऊपर हमें क्या नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेम उसी तरह से सीन नज़र आ रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हायर लो सेम है। लेकिन इसमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहीं पे भी नहीं है, तमाम के तमाम लेवल मिटिगेट हो चुके हैं। अगर मैं इसको ख़त्म करके डायरेक्ट H4 का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा मेरे ख्याल से, ये चीज़, ताकि तस्वीर हमें अच्छे तरीके से नज़र आए। तो H1 हमें बता रहा है कि H1 के अंदर जस्ट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसके अलावा यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक थे ये सारे के सारे मिटिगेट हो चुके हैं, जो कि नेक्स्ट ही मूव्स ने मिटिगेट कर दिए थे। तो यहाँ पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, जस्ट हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो भी नहीं है। मज़ेदार चीज़ है कि ऑर्डर फ्लो भी सारे हमारे ऑलरेडी टैब हो चुके हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक 2200 तकरीबन 2298 2300 के लेवल के ऊपर जस्ट हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है बाय के लिए। इसके बाद अगर यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन नहीं मिलती तो लास्ट हायर लो के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी हमें कन्फर्मेशन तो फिर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया H1 में, H4 में, तो फिर जो हम बाय में बार बार ट्रेड्स तलाश कर रहे हैं फिर हम सेल में ट्रेड्स तलाश करेंगे। लेकिन अभी इस तरह का हमारे पास कोई चांस नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेल की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम सेल करके पैसे की अर्निंग कर रहे हैं। उसकी वजह, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चाहूँगा M15 के ऊपर डायरेक्ट। M15 के ऊपर लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, लोअर हाई कन्फर्म हुआ, लोअर हाई के बाद हमारे पास ये एक वाहिद एक ऑर्डर ब्लॉक था मेरे पास 2357 के ऊपर 2357 के ऊपर। और लाइव स्ट्रीम के अंदर भी मैंने बताया था कि मैं यहाँ से इसको सेल देख रहा हूँ, हमारे पास एक ही ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ से सेल होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बिल्कुल उसी लेवल को टेस्ट किया, गो के 2360 तक गई है मार्केट, लेकिन हमारा टारगेट ऑर्डर ब्लॉक जो था वो 2357 से लेके कहाँ तक था 2361। तो एसएल तो ज़ाहिर बात है इसी ऊपर जाना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट हुआ ऑर्डर ब्लॉक और दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। गो कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल छोटे छोटे हो रहे हैं लेकिन फिर भी हो रहे हैं। तो अब दोबारा से इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी तो हम M15 के ऑर्डर ब्लॉक्स निकालेंगे और इसके ऊपर भी हम सेल करेंगे। और M15 के ऑर्डर ब्लॉक हमारे कहाँ पे आएंगे, अगर तो मार्केट इसी प्राइस के ऊपर सीधा ऊपर जाके टैप करती है और एक नया हाई बना के, क्योंकि इंड्यूसमेंट जो हमारा लास्ट हाई के ऊपर ही पड़ा हुआ है, अब दोबारा मार्केट इसको क्रॉस करती है, लास्ट लो को 2320 को क्रॉस करती है, फिर यही प्राइस जो हमारे पास इंड्यूसमेंट का काम करेगी 2330,
तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी, तो फिर हमारे पास सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो 2350 से सेल करनी होगी। हम 2350 से सेल करेंगे। अगर जस्ट इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा हिट होगा 2331 से हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ये कबल अज़ वक्त बातें हैं, हम सेल इन प्राइसेस के ऊपर करेंगे लेकिन विद कन्फर्मेशन। अभी जस्ट हमने इसके ऊपर क्या करना है, वेट करना है। M15 के हिसाब से भी हम ट्रेड नहीं कर सकेंगे क्योंकि M15 अभी भी हमें सेल में बता रहा है कि अभी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुई, अपना लोअर लो कन्फर्म नहीं हुआ, अभी बाय में ऑर्डर ब्लॉक हिट करने के लिए नहीं जा सकता। तो इसलिए M15 के लिहाज से तो हमारी सारी मेहनत गई ज़ाया, क्योंकि M15 के ऊपर हम अभी फिल वक्त सेल नहीं कर सकते और ना ही ऑर्डर ब्लॉक तक बाय कर सकते हैं, एक चीज़। और इसके बाद हम लोग आएंगे M5 के चार्ट के ऊपर। M5 के चार्ट के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और उसी प्राइस से रिवर्स हो के इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई। तो जब इंड्यूसमेंट यहाँ पे होगी M5 के ऊपर, तो अगर इस चार्ट के बिहाफ के ऊपर हम बात करें तो हमें चाहिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है 2334.812, 2334.812 से हम सेल अपॉर्चुनिटीज़ तलाश स्टार्ट करेंगे। SL बिल्कुल स्मार्ट, और TP तो हम जाने देंगे ना, TP1 हम ले सकेंगे 2321 के ऊपर, और TP2 TP3 फिर चलता रहेगा हमारा इंशाल्लाह। अगर यहाँ पे हमें 2334 के ऊपर कंफर्मेशन नहीं मिलती, 2335 के ऊपर हमें कंफर्मेशन सेल की नहीं मिलती, और ये लेवल जो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर भी, अच्छा ये थोड़ा ऐसा हमें मज़ीद बढ़ा रखना पड़ेगा क्योंकि मैं इस पर देख रहा हूँ कि हमें यहाँ पे एक 2335.039 के ऊपर एक ट्रेड लेनी है, और एक सेल हमें करना 2336.847 के ऊपर। ये दो हमें यहाँ पे मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट हाई है हमारे पास, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, यहाँ पे प्राइस एक्शन, कुछ भी इस तरह की कैंडल हमारे पास आ सकती है, लिक्विडिटी स्वीप की हमारे पास कंफर्मेशन आ सकती है। जस्ट SL लेने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ आएगी और फिर सेल, तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा या तो SL हम बढ़ा रखेंगे, या फिर जहाँ पे हम ट्रेड करेंगे M1 के चार्ट के हिसाब से लास्ट हाई के ऊपर अपना SL रखेंगे, फिर दोबारा से अगर ये क्रॉस करता है तो फिर हम SL छोटा सा रखे ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। ट्रेड बनाने की स्ट्रैटेजीज आप लोगों को बेहतर पता होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पे एक सीन है कि यहाँ पे कैंडल्स बनी और यहाँ पे आके छोटी छोटी कैंडल्स बनी, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना, हमने इसके ऊपर ट्रेड की कंफर्मेशन के ऊपर, एक चीज़ ये हो गई, एक तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिली हम ट्रेड। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, मार्केट बड़ी स्पीड में कैंडल बनाती है और इसको क्रॉस कर देती है 2340 से अबव बहुत पावरफुल कैंडल्स के साथ, तो फिर हम यहाँ पे सेल का पंगा नहीं लेंगे, फिर हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट अपने एक्सट्रीम लेवल के ऑर्डर ब्लॉक के लिए 2350 के लेवल के लिए 2351.996 यानी कि तकरीबन 2352 ही लेवल बन रहा है, तो इसके लिए छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे जब हमारे पास कंफर्मेशन होगी ना, तो यहाँ तो हम इसके सिंगल टैब के ऊपर एंट्री लेंगे यहाँ पे, और SL इसके ऊपर हमारा बड़ा होगा। अगर सिंगल टैब के ऊपर एंट्री लेंगे तो SL बड़ा होगा, और अगर यहाँ पे भी मज़ीद हम कंफर्मेशन का इंतज़ार कर लेंगे तो हमारे पास ज़ाहिरी बात है फिर SL बहुत छोटा होगा, एक दफ़ा SL दूसरी दफ़ा हमें एंट्री मिलेगी और अच्छी अर्निंग होगी M5 के चार्ट के हिसाब से। M15 के ऊपर अभी तक इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुई, इसलिए बाय की तरफ जाने के अमकानात कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन M5 हमें एक बता रहा है कि हमें सेल कहाँ से करना है। M15 के अंदर अभी बता रहा है कि वो सेल में जाएगा, लेकिन M5 हमें लेवल निकाल के दे रहा है कि हम किन किन प्राइस के ऊपर हम सेल कर सकते हैं। एक तो वो सेल जो ऑलरेडी चल रही हैं 2357 से चल रही, वो तो चलती रहेंगी ना। दोबारा से जो लोग सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए ये मौके हैं 2350 2335 के लेवल है जहाँ से हम दोबारा से इसको सेल कर पाएंगे। और अगर हम M15 के चार्ट के हिसाब से चले तो हमें लास्ट लो के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करनी पड़ेगी सेल की। ये कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में हमें मदद देंगी ट्रेड करने में। लास्ट के ऊपर मैं जाऊंगा, M1 का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है जी। M1 के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर था, बाय साइड में हमने बाय किया इसको, 1 टाइम 2 टाइम बाय किया। 1 टाइम हमारा जो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही थी उस बिहाफ के ऊपर और इस ऑर्डर ब्लॉक के बिहाफ के ऊपर इसको बाय किया और अच्छी अर्निंग हुई। M15 से हमने सेल किया और हमने यहाँ पे कोशिश की, मैंने 2338 के ऊपर कोशिश की कंफर्मेशन लेने की कि यहाँ से दोबारा रिवर्स जाए, क्योंकि M1 का स्ट्रक्चर यहाँ पे दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बजाय चेंज ऑफ करेक्टर का सीन हमारे अंदर आ गया। जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ 2327 के ऊपर। जब 2327 के ऊपर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो उसके बाद हमारे पास जो लोअर हाई आ रहा है वो ये प्राइस है,
अच्छा, अब M5 के भी मैंने बता दिए, M15 का भी बता दिए, अब M1 हमें क्या बता रहा है? ये बिल्कुल छोटा टाइम फ्रेम है, तो इस लिहाज के ऊपर हमारे पास जो ऑर्डर फ्लो आ रहा है, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फ्लो है, वो तो ये बता रहा है M1 का चार्ट के 2331.270 2331.270 से हमें सेल में बैठना है। और यहाँ पे अगर कंफर्मेशन होती है इस तरह की कैंडल्स की, देन अदरवाइज हमें वेट करना है अपने एक्सट्रीम लेवल के ऑर्डर ब्लॉक का, जो कि ये पड़ा हुआ है 2335। अब M5 का चार्ट है, वो भी हमें तकरीबन 2335 का लेवल ही बता रहा है, और M1 का चार्ट भी हमारे पास एक्सट्रीम लेवल M1 के ऊपर, M5 के ऊपर ये वाला फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, M1 के ऊपर 2335 वाला हमारे पास एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आ गया जी। तो इसलिए यहाँ पे एक एंट्री हम लोग देख सकेंगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे आने वाले वीक के अंदर। तो ये कुछ सेटअप थे जो मुझे नज़र आ रहे थे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, वो आपको बता सकूं, किन किन लेवल से हम लोग सेल या बाय में देख सकते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब M1 के ऊपर अगर इस 2335 क्रॉस होता है, अब याद रखिए 2335 क्रॉस होता है तो हमारा लोअर हाई 2336 भी क्रॉस होता है, तो फिर यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर आएगा। जब चेंज ऑफ करैक्टर होगा ना, तो उस वक्त क्या होगा, जो हमारे पास M15 M5 के लेवल होंगे उनके ऊपर तो हम देखेंगे, लेकिन M1 के लिहाज से हमें यहाँ से दोबारा जब चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा, दोबारा बाय के सेटअप निकलेंगे, मज़ीद बाय करेंगे M1 के हिसाब से। लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है वो M1 M5 M15 सेल में नज़र आ रहे हैं, H1 H4 लॉन्ग टर्म में बाय है, लेकिन अभी उनके ऑर्डर ब्लॉक्स थोड़ा सा नीचे हैं, तो वहाँ तक हम M15 और M5 और M1 की मदद से सेल की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकते हैं और मज़ीद मुनाफा कमा सकते हैं। लास्ट के ऊपर आऊँगा जी। लास्ट हमारे पास जो लास्ट मंथ का वॉल्यूम पड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ कि लास्ट मंथ का वॉल्यूम है और मंथ क्लोज हो गया है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेट का जो काम करेगा, जो एरिया सबसे ज़्यादा रशी एरिया रहने वाला है, जहाँ पे बार बार मार्केट अप साइड में जाएगी और दोबारा इसी लेवल को टैप करने की कोशिश, वो कौन सा प्राइस है, वो 2356 से लेके 2330 का लेवल है। प्राइस कैंडल्स अप की तरफ कन्फर्मेशन देंगे, इससे दूर जाएंगे और दोबारा इसको टेस्ट करेंगे। इसी तरह से अगर सेल की तरफ जाएंगे, दोबारा कन्फर्मेशन देके सेल की हम लोग सेल करेंगे, और जब इससे दूर निकल जाएगी तो फिर दोबारा मार्केट इसी प्राइस को आके टैप करने की कोशिश करेगी। जहाँ पे हाई वॉल्यूम पड़ा होता है ना मार्केट में, जिन प्राइसेस के ऊपर, वहाँ पे मार्केट दोबारा आके टैप लाजमन करती है। एक दूसरा सेकंड, इसको हम करते हैं डेल, ये तो मैंने बता दिया आपको अपॉर्चुनिटीज, यहाँ इसको हम करते हैं विजिबल और इसको हम ख़त्म कर देते हैं 15 मिनट से। ओके, अब आ जाते हैं शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए ऑन वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम बता रहा है ना हमें कि मार्केट किस प्राइस को दोबारा टेस्ट कर सकती है, हाई वॉल्यूम एरिया, वो तो बता रहा है कि 2342 2340 का लेवल यहाँ पे मार्केट एक दफ़ा टैप करेगी और फिर हमें सेल की कंफर्मेशन देगी। ये 2 दिन का, जस्ट 2 दिन का वॉल्यूम है, तो इसके ऊपर भी हम लोग ट्रेड बना सकेंगे। 2335 यानी इट्स मीन कि 2335 से 40 का एरिया, 42 का एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2340-42 का लेवल जो है मैग्नेट का काम करेगा, इस प्राइस दोबारा यहाँ पे टेस्ट होगी और इसके कंफर्मेशन के ऊपर हम सेल कर पाएंगे। और अगर इसके ब्रेकआउट हो जाता है बाय साइड में, तो फिर जो हमारे पास M15 के ऊपर, M5 के ऊपर सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है, तकरीबन 50 था या 52 था, उसको टैप करने के ऊपर दोबारा ये वापस खींच लेगी और दोबारा नीचे की तरफ हमें कंफर्मेशन मिलेगी। तो ये कुछ ट्रेड करने की स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने सोचा आपको इसके साथ शेयर कर दूं। और बाकी हाई और लोज के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा दफ़ा मैंने बताया हो कि हाई और लोज के ऊपर किस तरह से ट्रेड करनी है। वही M15 का चार्ट अपने पास मैंने ओपन किया और लास्ट ये देखें H1 का ओपन करते हैं। H1 के ऊपर कुछ यहाँ पे क्या, लास्ट हाई लो हमारे पास ये प्राइस थी और यहाँ पे जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई लो के ऊपर, लो के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुई। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जब देखेंगे M15 के ऊपर और बड़ा ज़बरदस्त सेटअप यहाँ पे मिल रहा होगा। अब दोबारा से मार्केट में बिल्कुल उसी तरह से जस्ट यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हमें नज़र आ रही है, हमें कहीं पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो के सेल की कंफर्मेशन होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इस चीज़ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए बाय में अपॉर्चुनिटी इन प्राइसेस के ऊपर देख सकते हैं और जो हमारे टारगेट 2335 2352 वहाँ से हम लोग सेल
करेंगे तो वो ज़्यादा, क्योंकि हमेशा हाई और लोज के ऊपर आकर लिक्विडिटी स्वीप होती है, एसएल हंटिंग होती है, उसके बाद फिर एक दफ़ा मार्केट रिवर्स होती है, क्योंकि जो लोग इसके ब्रेकआउट के ऊपर, लास्ट ब्रेकआउट के ऊपर सेल की ट्रेड कर रहे हैं, उनके भी एसएल लेनी है मार्केट ने। तो इस लिहाज से हमें सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर बाय 2335 तक, अगर 35 पे कन्फर्मेशन मिल जाएगी सेल की, वेल एंड गुड, नहीं तो 42 का लेवल है उसके बाद, और नेक्स्ट और लास्ट एक्सट्रीम लेवल के ऊपर 55-52 का लेवल है। तो ये कुछ सेटअप थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता, जिनके ऊपर मैं ट्रेड्स करना चाहूँगा नेक्स्ट वीक के अंदर। तो अगर आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ सीखने को मिला है, कुछ समझ आई है चीज़ों को, तो कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिए। तो लाइक करें, शेयर करें, और बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।